नमस्कार, बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज कैसा रहा कारोबार, साथ ही कल के लिए क्या हुआ आपकी स्ट्रैटेजी। हमारे साथ जो खास मेहमान आज शो में आधे घंटे होंगे शामिल, उनका परिचय करा दे प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर। अविनाश जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। साथ ही पूरी रिसर्च टीम है, उनका भी परिचय करा देते हैं। कुशल से हम जानेंगे कैसा रहा बाजार का हाल। मानसी हमें बताएंगी वंडरला हॉलिडेज का भविष्य, कल से लागू हो रहे फुटसी रीबैलेंसिंग के बदलावों का क्या होगा असर, जानेंगे हम आशीष से। साथ ही जुबलेंट फूड का क्या है नया प्लान, हमें बताएंगी देवांशी। बातचीत शुरू करें उससे पहले हाल को जरा समझ लेते हैं। घरेलू शेयर बाजार में हमने देखा आज लगातार 5वें दिन तेजी देखने को मिली, इससे बाजार नई ऊंचाई पर पहुंचे। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से मौद्रिक नीति को उदार बनाए रखने के फैसले से बाजार को काफी ताकत मिली है और फेड ने अगले साल अमेरिकी अर्थव्यवस्था को ग्रोथ के अपने अनुमान को उसमें बढ़ा दिया है। साथ ही अमेरिका में अगले हफ्ते राहत पैकेज आने की उम्मीद भी बढ़ गई है। तो इन तमाम खबरों का शेयर बाजार पर अच्छा असर पड़ा है। निफ्टी 13,700 के पार निकला तो सेंसेक्स 46,900 के बेहद करीब बंद हुआ। आगे बढ़ने से पहले एफआईआई जीआईएस का डेटा भी एक बार देख लेते हैं। एफआईआई यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में आज करीब 2,355 करोड़ रुपए की खरीदारी की। वहीं डीआईआई यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने करीब 2,494 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। और आज बाजार के कारोबार में जो हमें अच्छी तेजी देखने को मिली, आज किन शेयरों या किस खास सेक्टर का सबसे ज्यादा योगदान रहा है, समझते हमारे सहयोगी कुशल गुप्ता से। कुशल, जरा बताएं आज खबरों के चलते किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा एक्शन था? जी, तो हफ्ते की वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार जो है रिकॉर्ड ओपनिंग के साथ तो खुले थे, पर कहीं ना कहीं बाजार वॉलेटाइल रहा। पर फिर भी अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल मार्केट्स में आज भी तेजी का मोमेंटम बरकरार रहा। निफ्टी में चढ़ने वाले शेयरों की सूची में डिवीज लैब टॉप गेनर निकल कर आया। साथ ही बाजार को जो सपोर्ट मिला वो एचडीएफसी लिमिटेड और बजाज फाइनेंस जैसे शेयरों में आता हुआ नजर आया। पर लूजिंग साइड्स पर अगर आप देखेंगे तो मेटल काउंटर्स जो थे वो वीकर साइड पर ट्रेड करते हुए दिखे। एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर यहाँ पर रहा। साथ ही मारुति सुजुकी में भी 1 से 1.5% की गिरावट रही। रियल्टी स्पेस स्पेसिफिकली यहां पर बेहतरीन तेजी बनती हुई नजर आई। कल के सत्र में भी डीएलएफ आप देखिए 10 से 11% चलता हुआ दिखा। पर आज जो स्टॉक्स थे वो स्पेसिफिकली अगर आप देखेंगे तो कैश स्पेस से नजर आए, जिसमें ओबराय रियल्टी, रेमंड जैसे शेयरों ने बढ़िया उछाल दिखाने में सफलता प्राप्त की। पर पीएसयू बैंक्स जो है लगातार गिरावट का ट्रेंड यहां पर जारी है और इस बारी जो है आज के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया जैसे स्टॉक जो थे टॉप लूजिंग ग्राउंड्स पीएसयू स्पेस में आते हुए नजर आए। मेटल स्पेस में जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि गिरावट रही, तो सेल, जीएसपीएल, नाल्को जैसे शेयरों में जो है आपको टॉप गिरावट हमें देखने को मिली। इनफैक्ट यहाँ पे अगर आप देखें तो जीएसपीएल स्पेसिफिकली जो है इंट्राडे में काफ़ी वॉलेटाइल रहा। वहीं क्यूएसआर जो क्विक सर्विस रेस्टोरेंट वाले शेयर्स हैं, जिसमें जुबिलेंट फूड, बर्गर किंग, वेस्टलाइफ डेवलपमेंट, यहाँ पर आज भारी हलचल देखने को मिली। इनफैक्ट बर्गर किंग अगर आप देखिए तो सुबह के सत्र में जो है ऑलमोस्ट अपर सर्किट मारने के बाद दिन खत्म होते होते लोअर सर्किट पर जाकर बंद होता हुआ नजर आया। इनफैक्ट 2 बजे के बाद स्पेसिफिकली इन तीनों स्टॉक्स में आपको भारी बिकवाली का दौर देखने को मिला। और अंत में जी के हिट कॉल्स की बात करें तो एसआरएफ वागले जी ने आपको रेकमेंड किया था। साथ ही करूर वैश्य बैंक जो अमरीश जी ने एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स में आपको रेकमेंड किया था, काफी बेहतरीन तेजी आज वो दर्ज करते हुए नजर आए। शुक्रिया कुशल, बाजार पर और ज्यादा डिटेल में जानकारी देने के लिए आपका। हमारे आज के एक्सपर्ट प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर जी का रुख कर लेते हैं। अविनाश जी, आज के बाजार पर आपका क्या टेक है और बाजार को संकेत कहां से अब मिलेंगे अगर हम हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन की बात करें? वहीं दूसरा सवाल आपसे यही कि हफ्ते भर की खरीदारी अगर करनी हो तो पोजिशनल व्यू कहां पर रखने की सलाह देंगे आप? स्वाति, मुझे लग रहा है कि मार्केट्स में ये जो तेजी का माहौल है वो अभी भी कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि ओवरऑल जो लिक्विडिटी का माहौल है वो हमको कल फेड के मीटिंग में देखने को मिला है कि उन्होंने कहा है कि FY23 तक लिक्विडिटी बहुत कंफर्टेबल रहेगी। तो इसका मतलब ये है कि काफी हद तक मार्केट्स अभी फिस्कल स्टिमुलस डिस्काउंट कर रही है। कितना बड़ा स्टिमुलस आएगा और वो मार्केट्स के लिए नियर टर्म के लिए रेटिंग का ट्रिगर होगा। हफ्ते भर के लिए अगर खरीदारी करनी है तो हमको यहाँ पे लार्सन एंड टूब्रो इस लेवल पे काफी पसंद है।
करीबन 1243 का रेट है। हमको लग रहा है कि करीबन 1340 का टारगेट यहाँ पे मिल सकता है। तो यहाँ पे प्रॉपर स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे खरीदने का मौका है और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो ऑर्डर बुक और जो एग्जीक्यूशन होगा वो मार्केट्स को आने वाले क्वार्टर्स में सरप्राइज करेगा। तो यहाँ पे 8 से 10 दिन के लिए L&T विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 1340 जरूर खरीदना चाहिए। जी, तो अविनाश जी की सलाह हफ्ते भर की खरीदारी L&T में करने की वो राय दे रहे हैं। आगे उनसे बातचीत जारी रहेगी। इस बीच खबरों का कुछ रुख कर लेते हैं। कल बाजार बंद होने के बाद से फुटसी रीबैलेंसिंग के बदलाव लागू हो जाएंगे। आशीष हमारे जो सहयोगी उनका रुख कर लेते हैं। आशीष, जरा बताएं, ये जो बदलाव हैं फुटसी रीबैलेंसिंग से, उनका असर क्या देखने को मिलेगा? देखिए, कल की क्लोजिंग से बदलाव लागू होंगे। दूसरे चरण के बदलाव है जिससे माना जा रहा है कि भारतीय बाजारों में करीब 5,500 करोड़ से लेकर 6,600 करोड़ तक के इनफ्लोज आपको देखने को मिलेंगे, जिसके चलते कुछ स्टॉक्स में वेटेज बढ़ेगा, यानी इनफ्लोज जो है वो आपको बढ़ते हुए नजर आएंगे। सबसे ज़्यादा फायदा जो होगा कंस्ट्रक्शन दिग्गज L&T यहाँ पर फोकस रखिए। 390 करोड़ के इनफ्लोज एक्सपेक्टेड है। एशियन पेंट्स 380 करोड़, TCS 345, टाटा स्टील पर नजर रखिएगा 301 करोड़ के फ्लोज यहाँ पर भी एक्सपेक्टेड है। इसके अलावा NBFC दिग्गज अगर आप देखें तो बजाज फाइनेंस यहाँ पर करीब 240 करोड़ है, M&M 235, नेस्ले में देखा जाएगा तो 228 करोड़ के इनफ्लोज का अनुमान लगाया जा रहा है। ब्रिटानिया में भी अगर आप देखें तो 230 करोड़ के आसपास हैं। NTPC 220 करोड़। तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पर देखिए कुल मिलाकर देखा जाएगा तो करीब 5,147 करोड़ से 6,600 करोड़ के इनफ्लोज एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया आशीष इस पूरी खबर पर और ज्यादा डिटेल में जानकारी देने के लिए आपका। अगला जो हम अपना फोकस है वो शिफ्ट करते हैं जुबिलेंट फूड की तरफ से, क्योंकि अब अपने कारोबार को बढ़ाने पर फोकस जुबिलेंट फूड कर रही है। इसके लिए वो अब बिरयानी कारोबार में उतरने वाली है। पूरा प्लान जरा समझते हैं हमारी सहयोगी देवांशी आशर से। देवांशी, जरा बताएं जुबिलेंट फूड का ये बिरयानी प्लान क्या है? जुबिलेंट फूड वर्क्स में आज इंट्राडे में करीब 7 से 8% तक की तेजी देखने मिली थी। दरअसल कंपनी अब धीरे धीरे डाइवर्सिफाई करने पर फोकस करती हुई दिख रही है और नई सेगमेंट में कंपनी उतरती हुई दिखी है। बिरयानी का सेगमेंट है जहां पे कंपनी ने एंट्री ली है और एकदम ब्रांड के नाम से कंपनी बिरयानी बेचती हुई दिखेगी। 20 तरह की जो बिरयानी है उससे कंपनी शुरुआत करती हुई दिखेगी और धीरे धीरे उसको एक्सपैंड करेगी अपने मेन्यू को। साथ ही कंपनी का ये कहना है कि 99 रुपए की कीमत से बिरयानी का जो मेन्यू है वो शुरू होता हुआ दिखेगा और शुरुआत में गुरुग्राम में 3 रेस्टोरेंट्स में शुरुआत करती हुई दिखेगी जहां पे डाइन इन और साथ ही ऑनलाइन डिलीवरी की सुविधा होती हुई दिखेगी। साथ ही कंपनी का ये कहना है कि आने वाले समय में NCR में पहले एक्सपैंड करेगी और फिर पैन इंडिया एक्सपेंशन पर कंपनी की योजना है। होम डिलीवरी सेगमेंट में अगर आप देखें तो ये पिज्जा के बाद सबसे ज्यादा होम डिलीवरी होने वाली एक कुजीन है और इसी के चलते कंपनी ने इस सेगमेंट में एंट्री ली है। कंपनी के पास कई एग्जिस्टिंग ब्रांड्स और पोर्टफोलियोज हैं जहां पे हम देख रहे हैं डोमिनोज पिज्जा है, डंकिन डोनट्स है, हॉन्ग्स किचन है और हाल ही में हमने देखा था कंपनी ने जो रेडी टू ईट सेगमेंट में कंपनी उतरती हुई दिखी थी। ग्रेवी, पेस्ट, ये सब में कंपनी फिलहाल एंट्री करती हुई दिखी थी। अब कंपनी इस में भी डाइवर्सिफाई करती हुई दिख रही है और बिरयानी सेगमेंट में कंपनी उतरती हुई दिख रही है। अब कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बनती हुई दिख रही है, आप देखिए जितने भी ब्रोकिंग हाउसेस है वो काफ़ी पॉजिटिव हैं इसको लेके। इनका कहना है कि क्योंकि ये ऑनलाइन डिलीवरी में सबसे ज़्यादा ऑर्डर किया जाने वाला कुजीन है तो इसका जो पोटेंशियल है वो काफ़ी ज़्यादा है। लंबे समय में एक ग्रोथ ड्राइवर कंपनी के लिए बनता हुआ दिख सकता है। अच्छे मार्जिन एक्सपैंड होते हुए दिख सकते हैं, बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और साथ ही इनका ये भी कहना है कि हॉन्ग्स और साथ ही एकदम की जो सिनर्जी बेनिफिट्स है वो आने वाले समय में देखने मिल सकती है। अब कंसर्न्स क्या हैं? कंसर्न ये है कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन इस मार्केट में देखने मिल रहा है। अनऑर्गेनाइज मार्केट से काफ़ी कंपटीशन है तो किस तरह से मार्जिन आते हैं, कितने रेवेन्यूज इसमें ऐड होते हैं, इस पर भी नजर रहेगी और धीरे धीरे किस तरह से एक्सपेंशन और केपेक्स प्लान है इस पर भी क्लैरिटी नहीं है। तो कुल मिला के ये थोड़े से कंसर्न्स है, लेकिन ओवरऑल जो ब्रोकिंग हाउसेस है बेहद पॉजिटिव है इस सेगमेंट को लेके और जुबिलेंट को लेके और कंपनी आज गेन्स के साथ ही ट्रेड करती हुई दिख रही थी। शुक्रिया देवांशी आपका जुबिलेंट फूड पर ये पूरी जानकारी देने के लिए। अविनाश जी, जुबिलेंट फूड का बिरयानी प्लान आपको कैसा लगता है? क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा स्टॉक में 5.5% का उछाल इस खबर के दम पर देखने को मिला है।
नहीं, बिल्कुल। इनफैक्ट स्वाति, मुझे लग रहा है कि मार्केट्स को ये बात काफ़ी पसंद है कि जुबिलेंट फूडवर्क थोड़ा-सा अपना मेन्यू इंडियनाइज़ कर रहा है, और बिरयानी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो लंच और डिनर दोनों समय लोग कंज़्यूम कर सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंटली इसमें मार्जिन्स डेफ़िनेटली काफ़ी अट्रैक्टिव होंगे, क्योंकि हमको लग रहा है कि जिस प्रकार का नेटवर्क इनका है, हमको लग रहा है कि जैसे ही ये प्रोडक्ट स्टेबलाइज़ होगा, ये सारे फ्रेंचाइज़ीज़ यानी सारे आउटलेट्स को ये सप्लाई करेंगे। अभी तो फिलहाल सिर्फ 3 आउटलेट नोएडा में है। तो मुझे लग रहा है कि ये डेफ़िनेटली लॉन्गर टर्म में पॉजिटिव होगा, लेकिन इसका जो नंबर्स का एक्सपेक्टेशन है, वो शायद आपको अगले साल देखने को मिले। एक आध 2 क्वार्टर्स प्रोडक्ट को स्टेबलाइज होने में लगेंगे, लेकिन ओवरऑल अगर स्टॉक की प्राइस की बात करें तो वैल्यूएशंस काफ़ी महंगे हैं। मुझे लग रहा है कि यहाँ से अगर किसी को खरीदना है तो थोड़ा सा करेक्शन के लिए वेट करिए, और मार्केट डेफिनेटली जब अपॉर्चुनिटी देगी तभी उसके अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करें। लेकिन डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में ये जो इंडियनाइजेशन का जो प्लान है मेन्यू के लिए, ये अच्छी पॉजिटिव बात है। कंपनी के लिए काफ़ी फायदा आने वाले सालों में होगा। ऑल राइट, तो जुबिलेंट फूड को आने वाले टाइम में इसका डेफिनेटली एक काफी अच्छा फायदा मिलेगा, हमारे एक्सपर्ट का ये कहना है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अम्यूजमेंट पार्क चलाने वाली कंपनी वंडरला हॉलीडेज की चाल कैसी है और क्या आगे तेजी की क्या संभावनाएं हैं, इस पूरी खबर को अच्छे से समझते हैं। मेरी से होगी मानसी दबे से। मानसी, जरा बताएं वंडरला हॉलीडेज से जुड़ी हुई खबर क्या है? जी बिल्कुल, देखिए वंडरला हॉलीडेज में अच्छी तेजी, अच्छा एक्शन हम देख रहे हैं। आने वाले दिनों में भी अच्छा एक्शन देखने की पूरी गुंजाइश है, और इसके पीछे की वजह मैं आपको बता देती हूँ। भारत का सबसे बड़ा अम्यूजमेंट पार्क है, और इसी हफ्ते इसके लिए 2 पॉजिटिव खबरें आई हैं, जिसके चलते एक्शन में रहा है। 8 महीनों के लंबे अंतराल के बाद अम्यूजमेंट पार्क जो है वो खुलने जा रहे हैं। खबरों का क्रम एक एक कर आपको समझा देती हूँ। 13 दिसंबर के दिन एक खबर आई कि औपचारिक मंजूरी न मिलने से अस्थायी रूप से बैंगलोर पार्क को बंद किया गया है। आपको बता दें 13 नवंबर से ही बैंगलोर पार्क खुल चुके थे, और जिन्हें अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा था। इसके बाद 15 दिसंबर को एक खबर आई कि 24 दिसंबर से कोच्चि पार्क जो हैं वो जनता के लिए खुलते दिखेंगे, और 16 दिसंबर की ताजा खबर ये रही कि कल से बैंगलोर पार्क जनता के लिए खुल जाएंगे। इसके लिए औपचारिक मंजूरी जो मिलनी थी वो भी मिल चुकी है। तो यही खबर है जिसके चलते यहाँ पर एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा है, और पूरी इसकी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भी जब 24 दिसंबर के दिन, कल के दिन पार्क खुलते दिखेंगे, इसका एक पॉजिटिव बूस्ट वंडरला हॉलीडेज पर देखने को मिलेगा। अब इसकी आय का हिस्सा अगर समझने की कोशिश करें, बैंगलोर से 48%, कोच्चि से 25%, वहीं हैदराबाद से 27% आता है। शेयर की चाल अगर आप समझेंगे, आज 219 के लेवल्स पर इसने ट्रेड किया, जो कि 8 दिसंबर को 197 के लेवल्स पर था। यानी कि 8 दिसंबर से लेकर आज तक करीब करीब 11% तक की बढ़त ये स्टॉक दिखा चुका है। शुक्रिया मानसी आपका इस पूरी खबर को और अच्छे से बताने के लिए। अविनाश जी, अब धीरे धीरे डेफिनेटली लोगों में कॉन्फिडेंस आ रहा है बाहर जाने का, कोविड के केसेस भी क्योंकि धीरे धीरे कम हो रहे हैं, तो एडवेंचर पार्क खुलना उसका एक बहुत बड़ा संकेत है। वंडरला हॉलीडेज को लेकर आपको क्या लगता है, तेजी बनी रहेगी, क्या किया जाना चाहिए इसमें? इनफैक्ट स्वाति, मुझे लग रहा है कि जो जनवरी टू मार्च का क्वार्टर रहेगा, वहां पे पूरा इम्पैक्ट रेवेन्यू को देखने को मिलेगा। हालांकि सबको पता है कि पहले और दूसरे क्वार्टर में बाग बंद होने के कारण इस कंपनी को बिल्कुल कोई रेवेन्यू नहीं थी, तो इसलिए कंपनी घाटे में चली। लेकिन ओवरऑल अगर बिजनेस मॉडल इस कंपनी का देखें तो बहुत ही स्ट्रांग है। अम्यूजमेंट पार्क में अगर देखें तो इंडिया का सबसे बड़ा अम्यूजमेंट पार्क है, और यहाँ पे मार्जिन बहुत ही सिग्निफिकेंट है, और यहाँ पे इनको कैपेसिटी यूटिलाइजेशन या कोई इंक्रीमेंटल कैपेक्स करने की भी जरूरत नहीं है। तो नॉर्मल सी जैसे जैसे आती है, होपफुली कोविड वैक्सीन आता है, तो ये जो बिजनेस है ये इसको रीरेट होने में समय नहीं लगेगा। और मुझे लग रहा है कि कम से कम साल भर का कोई नजरिया है तो ये लेवल से भी खरीदना चाहिए, क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट है। हमको लग रहा है FY22 में आपको शायद और भी अच्छे नंबर्स FY21 के मुकाबले में देखने को मिलेंगे, तो ये डेफिनेटली करंट लेवल्स पे भी बाय बनता है, इसको खरीदना चाहिए। ओके, वंडरला हॉलीडेज में करंट लेवल पर भी खरीदारी की सलाह दे रहे हैं हमारे आज के एक्सपर्ट अविनाश गोरक्षकर। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। शिपिंग सेगमेंट से जुड़ी हुई खबर है। शिपिंग से जुड़े शेयर काफी फोकस में हैं, जरा वजह जानते हैं हमारे सहयोगी वरुण से। वरुण, जरा बताएं शिपिंग स्पेस में इतनी ज्यादा गहमा गहमी क्यों है? देखिए, आज शिपिंग और उनसे रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स है उन सब में जम के खरीदारी देखने मिली है, और इसका एक बड़ा कारण है कंटेनर शिपमेंट के दाम में आई हुई तेजी। आपको हमने पहले ही बताया था कि किस तरह ग्लोबली चीन, यूएस, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में कंटेनर शिपमेंट के दाम बढ़ रहे हैं, और अब ये भारत में भी शुरू हो गया है। पिछले कुछ समय में कंटेनर शिपमेंट के दाम में 20 से 100% के आसपास का इजाफा देखने मिला है। इनफैक्ट कुछ कंपनियों ने तो अपने माल भाड़े में 3 से 4 गुना के आसपास की बढ़ोतरी कर दी है, और एक्सपोर्टर्स जो है वो अब कंटेनर के लिए 1 से 2 महीने की एडवांस बुकिंग कर रहे हैं,
जो वेटिंग पीरियड था कंटेनर का पहले करीब 1-2 दिन हुआ करता था, अब वो बढ़ के 2 हफ्ते का हो गया है। सिर्फ यही नहीं, कंटेनर बनाने वाली कंपनियां जो है उनने भी कहीं ना कहीं अपने दाम बढ़ा दिए हैं। करीब करीब 40% के आसपास का इजाफा उन्होंने अपने दाम में भी किया है। अब ये सब क्यों हुआ? दरअसल भारत ने इंपोर्ट पे अपनी निर्भरता जो है वो काफी हद तक कम कर दी है। अप्रैल से नवंबर तक अगर आप इंपोर्ट का आंकड़ा देखें तो काफी कम इंपोर्ट हुआ है और उसके कारण जो कंटेनर्स इंडिया में आते थे वो काफी कम हो गए हैं। एक्सपोर्ट जहां का तहां रहा है। इसके अलावा ये हुआ क्यों है ये भी समझिए, क्योंकि हमने आत्मनिर्भर भारत पे अपना फोकस काफी बढ़ा दिया और चाइना जहां से हम ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट करते थे वहां से हमने कम इंपोर्ट करना शुरू किया है। इसके लिए कंटेनर की भी कमी हो गई है, इसके लिए कंटेनर शिपमेंट के दाम बढ़े हैं। इसका इम्पैक्ट आपको शिपिंग कंपनीज पे देखने मिला है। सिर्फ यही नहीं, आज हमने आपको एक एक्सक्लूसिव खबर भी दी कि सरकार ने ड्राफ्ट पोर्ट बिल लाया है जिसको पब्लिक कंसल्टेशन के लिए भेज दिया गया है और इसके तहत पोर्ट का एक रेगुलेटर नियुक्त किया जाएगा, जिसके चलते जो ओवरऑल पोर्ट सेक्टर है उसमें एंट्री बैरियर्स कम होंगे और नया निवेश भी यहाँ पे आने वाला है। तो ये सब खबरें हैं जिसका इम्पैक्ट आपने देखा पोर्ट, शिपिंग, इनसे जितने रिलेटेड सेक्टर्स है आज उनमें देखने मिला है। और एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आईडीएफसी लिमिटेड के लिए बड़ी खबर है और जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक आईडीएफसी लिमिटेड और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का रिवर्स मर्जर हो सकता है। और ज्यादा जानकारी लेते हैं जी बिजनेस के एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल से। स्वाति, जरा बताएं एक्सक्लूसिव जानकारी क्या है आपके पास? बिल्कुल, आपने सही बताया। आईडीएफसी की बिग अनलॉकिंग की हम बात कर रहे हैं। आईडीएफसी लिमिटेड की बिग अनलॉकिंग होगी। रिवर्स मर्जर आईडीएफसी और आईडीएफसी बैंक का जल्द होगा, जैसा आपने बताया। हमें सूत्र बता रहे हैं टॉप लेवल पर अभी डिस्कशंस बड़ी तेजी से शुरू हो चुके हैं और इस पर काम जारी है। ऑफकोर्स वेट करना होगा आरबीआई की फाइनल गाइडलाइंस जो आएंगी और होल्डिंग कंपनी जो बैंक्स के लिए अब जरूरत नहीं है वो 1 साल के करीब टाइम लगेगा इस पूरे प्रक्रिया को होने में और उतना ही टाइम आप अंदाजा लगा सकते हैं इस रिवर्स मर्जर की प्रक्रिया में भी लग सकता है। बट क्या मायने हैं इसके, ये मैं आपको बता दूं। मर्जर रेशियो की अगर हम बात करें पहले तो ये बता दूं कि 1.4 शेयर्स ऑफ आईडीएफसी बैंक फॉर एवरी शेयर ऑफ आईडीएफसी लिमिटेड, इस तरीके का मर्जर रेशियो इमर्ज होकर आ रहा है। ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ नोट करना। और इस पूरे रिवर्स मर्जर का मतलब क्या है? मतलब ये है कि अनलॉक होगी वैल्यू आईडीएफसी लिमिटेड की। बिगेस्ट बेनिफिशियरी होगा आईडीएफसी लिमिटेड यहाँ पर, क्योंकि आईडीएफसी लिमिटेड में अगर आप देखिए क्या है, उसके पास 40% स्टेक है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का, उसके पास आईडीएफसी म्यूचुअल फंड है जिसमें एयूएम रफली 1 लाख करोड़ के हैं और अगर वैल्यूएशन की बात करें तो 5% ऑफ एयूएम करीब 5,000 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन बताता है। तो आप देखिए बहुत इंटरेस्टिंग मूव्स है आईडीएफसी में, इस पर नजर रखिए क्योंकि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की भी जो परफॉर्मेंस है वो बेहतरीन होती हुई नजर आ रही है। बहुत बढ़िया काम कर रहा है बैंक, वो भी आप देखिए उनके रिजल्ट्स में और आगे भी प्रॉस्पेक्ट्स बहुत स्ट्रांग दिख रहे हैं। तो आईडीएफसी इंटरेस्टिंग स्टोरी वहां डेवलप हो रही है रिवर्स मर्जर की, आईडीएफसी लिमिटेड और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्वाति, एक्सक्लूसिव खबर एक बार फिर से हम सभी तक पहुंचाने के लिए। आइए अब जानते हैं ऑप्शन की किस रणनीति से कल आपको मिलेंगे कमाई के मौके। और हमारे साथ चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बागड़िया हैं। सुमित जी, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। कल ऑप्शन के जरिए कहां पर स्ट्रैटेजी बनाएं? बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ऑप्शन के जरिए 2 स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। एक आईटी स्टॉक्स में टीसीएस में मोमेंटम देखने को मिल रहा है, तो टीसीएस में ऑप्शन के जरिए 2850 का कॉल 58-60 रुपए के आसपास अवेलेबल है, तो कल इसको लेना चाहिए। 40 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाएं और ऊपर में 90 से 92 रुपए तक का मूव टीसीएस के 2850 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकता है, क्योंकि स्टॉक चार्ट के ऊपर बढ़िया दिखा है और यहाँ से एक अच्छा अपसाइड मूव 1 से 2 दिनों में दिखाना चाहिए। दूसरा जो स्टॉक है वो बैंकिंग स्पेस का एचडीएफसी बैंक है। एचडीएफसी बैंक पिछले 2-3 दिनों से अच्छी तेजी दिखा रहा है और यहाँ से और भी तेजी दिखाना चाहिए। इसके लिए 1440 का कॉल 27 रुपए 26 रुपए के आसपास लेना चाहिए। 17 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में 40 से 45 रुपए तक का मूव 1 से 2 दिनों के अंदर देखने को मिल सकता है। बहुत शुक्रिया सुमित जी कल ऑप्शन की स्ट्रैटेजी बताने के लिए हमें। और अविनाश जी, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी किसी को बनानी हो तो इन्वेस्टमेंट कॉल आपकी कौन सी होगी? स्वाति, लॉन्ग टर्म कॉल यानी कम से कम नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स में हमको ऑटो कंपोनेंट मेजर भारत फॉर्ज पसंद है। इसका एक मेन कारण है कि इनके जो यूजर सेगमेंट्स है जैसे कि कमर्शियल व्हीकल्स और पैसेंजर कार सेगमेंट्स में बहुत ही दमदार तेजी हम देख रहे हैं
और मुझे लग रहा है कि कमर्शियल व्हीकल्स का जो ट्रेंड है वो आगे और भी एक्सेलरेट होगा। ऊपर से जो यूएस का मार्केट है वहाँ पे क्लास 8 के ट्रक्स के नंबर्स बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं, तो ये सारे फैक्टर्स भारत फौज को बहुत ही इम्पैक्ट पॉजिटिव रखेंगे। हमको लग रहा है कि पूरा इम्पैक्ट FY22 में आएगा, लेकिन तीसरी और चौथी तिमाही में भी तेजी देखने को मिलेगी। तो यहाँ से करीबन 6 से 12 महीने का अगर टाइम प्लान ले ले तो मुझे लग रहा है कि कम से कम 600 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है, तो इसको जरूर इंक्लूड करिए। मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में इसमें बहुत अच्छी रेटिंग देखने को मिलेगी। तो लंबी अवधि की खरीदारी भारत फौज में करने की सलाह अविनाश गोरक्षकर की। अविनाश जी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शो में शामिल हुए, साथ ही हमारे तमाम सहयोगियों का भी शुक्रिया हम तक एक्सक्लूसिव रिसर्च और खबर पहुंचाने के लिए। आज के शो में बस इतना ही, कल फिर से होगी मुलाकात, बताएंगे कमाई के ढेरों मौके और बाजार का लाइव एक्शन देखने के लिए सुबह जुड़िए 7 बजे से जी बिजनेस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।